प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू जो असहाब हैं, बहुत माशाल्लाह सीनियर हैं, एक इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ दानिश्वर और तजिया निगार जनाब सलीम अख्तर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। माहिर कानून और तजिया निगार जनाब लियाकत अली साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और सियासी अमूर पर एक ख़ास नुक्ता नज़र रखने वाले, दस्तरस रखने वाले हमारे इंतहाई सीनियर एंकर और तजिया निगार जनाब एहसान नाज साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया ही, आपने बुलाया हमें। सलीम अख्तर साहब, क्योंकि आप FBR में भी रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अब ये जो हुकूमत बनने जा रही है, मुआशी शोबे के अंदर इसकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं? जी, अर्ज़ ये है कि जिस जगह पर हमारा या जिस लेवल पर हमारी इकॉनमी आ चुकी है, अब इस लेवल से इस इकॉनमी को उठाना ऊपर एक नहायत ही मुश्किल काम होगा। ओके। और जो हुकूमत अब बन रही है, कुछ जो हमें अब तक सामने नज़र आया है, चूँकि अभी बन तो नहीं चुकी, इसलिए हम कोई ख़ास यानी उसके ऊपर तज्ज़िया नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे ख़ासूसी शोबों पर मसलन हम फाइनेंस पे तजर्बा करें, तज्ज़िया के फाइनेंशियल सेक्टर किसको दिया गया है, फाइनेंस मिनिस्टर किसको वो तो सर इतलात ये हैं कि फाइनेंस की जो मिनिस्टर हैं वो शायद वही रहें जो केयर टेकर में हैं, डॉक्टर शमशाद अख्तर। ठीक है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक की उन्हें तायद हासिल है। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो शायद अगर वही ऐसा रहें। है, अगर ऐसा है तो मैं एक साबका उहदेदार होने की बिना पर FBR का कुछ थोड़ा सा जाहिर है कि मेरा फाइनेंस के साथ ताल्लुक है, रहा है काफ़ी अरसा, कोई काफ़ी लंबा अरसा। तो मैं फिर ये कहूँगा आपसे कि जिस गिरदाब में इस वक्त हमारा मुल्क है, पहुंचा दिया गया है। जी बिल्कुल। गुज़श्ता हुकूमतों ने अपना अपना सब ने हिस्सा डाला है। आप इसको अगर लाइटर उसमें लें वेन में सब, तो जिस जगह पहुंचा दिया गया है, तो इसमें मैं समझता हूं कि उनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं है। ओके। एक तो वो प्रोफेशनल समझ लीजिए कि एक, अच्छा सर, हमारा मौजू जो है वो ये है हुकूमत, तो वो तो एक उसका कालपुर्जा होंगे, एक कालपुर्जा। तो आप क्या समझते हैं कि कुछ इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है ये आने वाली नई हुकूमत दे देगी? जी, ये हो सकता है टर्न अराउंड, मगर ये सब की समझ लीजिए मुश्तरका काविश होगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन या समझे तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के उसको हुक्मरानी का भी अमल दखल होगा। और इसमें चूँकि हम इकॉनमी पे जा रहे हैं, तो इकॉनमी में सबसे बड़ा जो है वो तो हिस्सा मतलब एक फाइनेंस मिनिस्टर का ही होगा ना जी। फाइनेंशियल हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसको करना है, हमने अपग्रेड करना है। और उसके लिए हमारे जैसे मुल्क के लिए आपको इल्म है कि जिस कर्ज़ों की दलदल में हम फंस चुके हैं, और जो हमें कर्ज़े देने हैं अगले ग़ालिबन 1 साल में, कोई मैं पढ़ रहा था, मेरे पास इस वक्त बदकिस्मती से कोई ऐसी खास 25 अरब 1 साल में हमने जी एग्जैक्टली पे बैक करने हैं, $25 बिलियन। मैं ये तो अब बताइए कि $25 बिलियन हमने रीपे करने हैं। ये हम एहसान नाज साहब, अपने सलीम अख्तर साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जो इस वक्त जो मुआशी फस क्रिएट हो चुकी है, और जैसा उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सब ने उसमें हिस्सा डाला है जी, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, लेकिन क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी जी, तो सबसे ज़्यादा बदनज़मी उन्होंने ही क्रिएट की जी। तो लेकिन सब ने किया, और उन्होंने जो बात कही है कि ये अकेला कोई भी इसको हल नहीं कर सकता, इसके लिए इज्तिमाई दानिश की जरूरत है। जिन लोगों ने बदनज़मी अच्छा नहीं, पैदा की है, हमारा मौजू जो है एहसान नाज साहब, वो जिन्होंने बदनज़मी की है वो नहीं है। हमारा ये है कि इसको ठीक करने के क्या इम्कानात मौजूद हैं। और सलीम अख्तर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत रास्ता दिखाया है कि इज्तिमाई काविश, इसको कोई अकेला ठीक नहीं कर सकता, तो इसके लिए कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। तो इस पर आप रोशनी डालिए। मैं सलीम अख्तर साहब की इस राय से बिल्कुल मुत्फिक हूँ। ओके। कि जब तक तमाम सियासतदान
तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी बैठकर इस पर कोई लाएअमल मरतब नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। और बहुत जो आपने भी बहुत खूबसूरत बात कही, बशमूल पीटीआई। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है वो तो मैं ना मानूं कि उस रट पे चली हुई है। मैं एक मिनट सर, बात ये है कि 3.5 साल दौरे हुक्मरानी में जब अपोजिशन लीडर ने उन्हें कहा कि भाई हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखनी, ये डाकू ने। अब जबकि वो हुक्मरानी में आ रहे हैं तो उन्होंने लिख के कह दिया है पीटीआई के जो कैद करता धरता है, ऐसे कह लीजिए, जो मुकैयद लीडर जो है, उन्होंने कह दिया पीपल पार्टी नंबर 804 ने कह दिया कि मैं पीटीआई, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमक्यूएम के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। तो इसके अलावा हुकूमत कौन बनाएगा फिर? अब देखिए इस पर रोशनी डाल दें जरा नाज साहब। गुजारिश ये, एक तो जो आपने कहा ना कि बेगम शमशाद अख्तर ही वजीर खजाना रही, मैं आपकी बात से इत्फाक नहीं करता। क्यों? चलो ठीक है। क्यों? ये निगरानों का दौर अब नहीं है, अब ये शरीफों का और जरदारी इकट्ठे हो गए और वो अपनी हल्के में किसी दूसरे बंदे को दाखिल नहीं होने देते, इसलिए वहाँ पे इसाक डार है। अगर कोई पीपल पार्टी का आएगा तो जो पिछले 2-3 लोग हफीज शेख वगैरह या और को क्या उनमें से आएगा, वो क्यों? चलो जो भी आए, असल सवाल ये है कि क्या मिलजुल आपके जो लीडर हैं, जो मैं ना मानूं की रट लगा के बैठे हुए हैं, ये आपका जुमला, आपके लीडर गलत है, मेरा कोई लीडर नहीं है। अच्छा, आपका कोई लीडर? मेरा लीडर नहीं, इमरान खान, मैं मानूं ना मानूं, मेरा लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके अलावा मेरा कोई लीडर नहीं है। और बीइंग ए जर्नलिस्ट भी मेरा कोई लीडर नहीं, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं अपने आप को यहाँ पर तमाम वो बातें करता हूँ जो हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। अभी भी मैंने पहले ये जुमला कहा, उसमें कहा इंक्लूडिंग इमरान खान, तो वो तो मान नहीं रहे। नहीं, इन सब ने खराबी पैदा की है ना सब, वो तो हमने मान लिया। ये डंडे से मिलने के लिए तो वो तैयार ही नहीं है। डंडे से भी इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी चीज होती है। तो डंडा फेरना चाहिए इमरान खान को कि बैठो, सबको फेरना चाहिए। वो तो तैयार है ना, बाकी नाज साहब आपको ये नहीं पता, वो भी तैयार नहीं, सारे तैयार है ना, वो हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। ये नवाज शरीफ उन्होंने तो नॉमिनेट कर दिया ना शहबाज शरीफ को अपना वजीर आज़म। क्या बातें करते हैं एहसान नाज साहब? कुछ बातें मार्फत की होती हैं जो आप करना नहीं चाहते। नवाज शरीफ ने कहा कि वो तो वजीर आज़म बनने के लिए आया था, किधर गया वो? वो हमारा तल्लक नहीं है उससे। जी जी पाशा साहब, ऐसे है कि जैसे भी बने गवर्नमेंट बननी चाहिए। इस वक्त हमारा देखें 9 मार्च को हमारा मुआयना आखिरी वो आ रहा है, तो रिव्यू, IMF रिव्यू, तो उसमें देखें हमने अपनी मईशत को पहले गिरी हुई है, अब थोड़ा सा वो अपने पांव बैठी है, खड़ी नहीं हुई, बैठी है, लेकिन गिर नहीं रही है। तो ऐसा ना हो कि दोबारा गिर जाए, लिहाजा उसमें हर जमात को अपनी आन और ईगो को कुर्बान करके आना चाहिए। और ये इसीलिए मैंने कहा चाहे डंडा फेर के लाओ, इकट्ठा करो, उठाओ एक जगह। वो फोर्सफुली तो नहीं, लेकिन आप उनके दरमियान भी पीटीआई में भी अच्छे लोग होंगे, कुछ तो होंगे। उसका लीडर चाहे उनका जैसा भी है, लेकिन उनके कुछ लोग अच्छे हैं कमान में, जैसे उनके। कमाल है यार, आप इमरान खान को कह रहे हैं वो लीडर सही नहीं है। वो इमरान खान तो मतलब उसका जो स्टाइल रहा है, हर वक्त लड़ाई, मुंह से बदकलामी, बदजुबानी, लड़ाई झगड़ा, मैं ना मानूं। वो पाशा साहब ने इतनी खूबसूरत कोई लीडर मिसने वो पीछे से वार करते हैं, वो सामने आके वार करता है, इसलिए आपको बुरा लगता है। एहसान साहब, बेसिकली आपके लोग मंसूर ने उनको वोट डाले। मंसूर अफरीदी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उन्हें भी शरीक ना करें। मंसूर अफरीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी बात हो रही थी कि क्या ये जो आने वाली हुकूमत है ये कोई मुआशी बेहतरी की सूरत पैदा कर सकेगी? तो हमारे माहिरीन, जिनमें सलीम अख्तर साहब हैं, लियाकत अली साहब हैं और एहसान नाज साहब हैं, इन सब का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबको मिल के तो कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जबकि मेरा नुक्ता नजर ये था कि सब तो इकट्ठे बैठने को तैयार हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो तैयार नहीं हैं। वो पहले भी तैयार नहीं थे किसी को साथ लेकर चलने के लिए, और वो अब भी तैयार नहीं हैं। तो आपकी इनटेक इसमें क्या है?
शुक्रिया पाशा साहब वंस अगेन मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने का और अपना ओपिनियन शेयर करने का। एक्चुअली जो आपकी बात है और जो इनकी बात है वो तो अपनी अपनी जगह पे अगर हम देखें दोनों सही है। जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे और एक माशी प्लान, और माशी प्लान भी कोई 5 साल का नहीं, हमें कोई 15 साल का बनाना पड़ेगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि हमें 25 अरब डॉलर देने हैं। ये 25 अरब डॉलर तो हमने इस साल देने ही देने हैं। हमने तकरीबन जो 4 से 5 अरब डॉलर है, अभी खबर में एक पढ़ रहा था कि जो जनवरी में हमने करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया था, मतलब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप था वो कम होके प्लस में हो गया था, अब वो दिसंबर में, अब वो जनवरी में दोबारा बढ़ गया है। तो ये सिर्फ 25 अरब डॉलर के कर्जे नहीं है, ये इसके साथ जो डेफिसिट है वो 30 अरब डॉलर। ये पैसे कहाँ से आएंगे? और बदकिस्मती से हमारे खजाने में जो पैसे पड़े हैं वो कोई 7-8 अरब डॉलर है। तो ये अब दोबारा मांगे तांगे की चीजें लानी पड़ेंगी। और हमें बदकिस्मती से हमारा जो स्ट्रक्चरल जो इकोनॉमी का जो साइज है वो इस नहज पे आ गया है कि अब हमें एक ऐसा वजीर आजम चाहिए जो कि लोन ले सके, जो कि कर्जा ले सके, जो कि सऊदी अरब के सामने कहें कि मुझे कर्जा दें, जो कि के सामने जाके कहें कि मुझे कर्जा दें, जो कि दुबई के सामने कहें हमें कर्जे वाला वजीर आजम चाहिए। अब हम उस नहज पे आ गए हैं कि हमने अभी ये नहीं सोचना, ये तो हमने पहले की सोचने की बात है कि हमें कोई इंडस्ट्री लगाएं, कोई मोबाइल की फैक्ट्री लगाएं, कोई गाड़ियों की फैक्ट्री। देखें ना, गाड़ियां भी जो यहाँ बनती है वो भी असेंबल्ड है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हमारा इंपोर्ट बिल देखें वो कोई 70-80 अरब डॉलर बनता है, एक्सपोर्ट हमारा सिर्फ 30 अरब डॉलर बनता है। तो ये जो गैप है ये तो हमेशा रहेगा, ताकि तो कोई ऐसी हमारी अल्लाह इनको अकल दे हमारे सियासतदानों को कि ये सारे इकट्ठे हो जाएं। और 15 साल, सर मैं कह रहा हूँ 10 साल, मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब ने 10 साल का कहा था, मैं 15 साल का कह रहा हूँ कि 15 साल तक एक आउटलाइन पॉलिसी जाए कि पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, ताकि जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम हो, डैम्स बनाए जाएं। हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल 25 अरब डॉलर तेल का है जो बिजली बनाने के लिए। तो हमारे जो डैम है वो भी सियासत की नजर हो गए, ताकि कालाबाग डैम हो या अमीर बादशाह डैम हो, उस पे काम की जो स्नेल जो रफ्तार होती है, बड़ी आहिस्ता रफ्तार, उस पे काम हो रहा है। तो पॉलिटिशियंस को तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने पढ़ा है और जो मुझे इत्तलात आई है कुछ, कि जो सारे पार्टियां थी वो तो बड़े 2-3-4 दिन पहले वो आराम से बैठ गए थे। उन सब ने कहा हमें तो सूबाई हुकूमतें मिल गई हैं। मियाँ साहब को 2018 के बाद पहली दफा फिर पंजाब की हुकूमत मिली, पीपल्स पार्टी सिंध लेके बैठ के खुश हो गई। केपी में तो वजीर आजम के लिए दौड़ शोड़ जो है वो खत्म हो गई कि यार एस्टेब्लिशमेंट जाने और वजीर आजम जाने, ये एक इनकी हो गई थी 4-5 दिन पे। फिर इनको एक मैसेज बड़ा सख्त सा भिजवाया गया और उनको कहा गया सबको कि ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क को इस तरह छोड़ दें और अपनी सूबाई हुकूमतों में फंड्स लगाएं और तरक्याती कम करें, वरना ये इलेक्शन फिर कलदम भी हो सकता है। और आपको खूब पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से एक पिटीशन भी चल रही है और सुनवाई भी हो रही है। तो अब ये सीरियस हो गए दोबारा, और अब आपको नजर आ रहा है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात दोबारा तेजी से शुरू कर दी, क्योंकि इनको पैगाम भिजवा दिया गया है कि आप जो हैं ये वज़ीर आज़म बनने के और वफाकी हुकूमत, ताकि मुल्क की मसाइल हल हो। जहां तक आपने इमरान खान साहब की बात की, तो बदकिस्मती है ये बात, पाशा साहब मैं आपसे काफी हद तक एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब का जो रवैया है या जो उनका वोट बैंक तो बहुत ज्यादा है। मैं जिस सूबे में बैठा हूं यहाँ पे इनका 99% वोट बैंक है, लेकिन उनके जो उनका बिहेवियर है या जो उनका पॉलिटिकल स्टेचर है वो स्टेबल नहीं है। वो आज कुछ और लाएमल पे बात बताएंगे, कल कुछ और कहेंगे। आपने देख ही लिया जिन मौलाना साहब को इन्होंने 22 साल डीजल के अलकाबाद से नवाजा, आज उन्हीं के साथ जाके मिल गए और अब वो मौलाना साहब डीजल से अतर बन गए। तो ये है, अगर इमरान खान साहब की रवैयों में जरा बेहतरी आ जाए और वो इस रिकन्सिलेशन की तरफ आ जाए, तो जो मुल्क के पेचीदा मसाइल हैं इस पर कुछ बात हो सकी और बढ़ा जा सके।
जी जी मैं अफरीदी साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा। जी देखें, ये जो सियासत में रवैया ना, हम लोग ऐसी बात कर देते हैं जिससे पार्टियां और रिजिड हो जाती हैं। सियासत में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। आज कल आपने उनको डीजल कहा, उन्होंने यहूदी एजेंट कहा, तो दे बोथ शुड ओपन देयर डोर्स फॉर रिकंसिलेशन। इसी तरह इनको अगर उन्होंने डाकू कहते रहे हैं, वो इसको मतलब सारी उम्र यहूदी एजेंट कहते रहे या निकम्मा कहते रहे, वो तो है ना, वो निकम्मा तो साबित हो गया ना। वो देखें, निकम्मा तो अदादो शुमार साबित कर देंगे जिसको, लेकिन अगर निकम्मे को लोग वोट डाल रहे हैं, आप उनको निकम्मा कहें, लोग वोट डाल रहे हैं। नहीं, वोट मिलना इस बात की दलील नहीं है कि वो कामयाब है। अच्छा, आप ये देखें कि जमात इस्लामी को वोट नहीं मिला, लेकिन जमात इस्लामी की जो मतलब खसूसियात हैं, उनके लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, काबिल हैं, वो तो हम रिजेक्ट नहीं करते। सिराजुल हक साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, वो बात की बात है। पाशा साहब वही नहीं, पाशा साहब मैं आपको सेकंड करता हूँ वोट डालने पे। वोट कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर यही बात बेसिकली डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। जमहूरियत किसका नाम है? तो इसको भी छोड़ दें, का नाम नहीं है, आप छोड़ दें जमहूरियत को। नलायकी का नाम नहीं है वोट, जिसको ज्यादा वोट वही जमहूरियत के आदमी को हम हुकूमत दे दें और वो बच्चों की तरह उसके साथ खेलता रहे, कतई ऐसा नहीं होगा। ना देना, हमें ऐसी जमहूरियत हरगिज़ नहीं चाहिए जो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो। और पीटीआई और इमरान खान मिन हैसुल जमात और मिन हैसुल लीडर ये नलायक और पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो चुके हैं। जी अफरीदी साहब, मुकम्मल कीजिए बात। पाशा साहब, एहसान साहब ने भी बड़ा, मैं एग्री करता हूं कि जो वोट है उसका एक ताकत है और उसकी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन हमने तो यही सोचा, हमने तो यही सोचा है कि वो जब भी बात होती है पीटीआई के दोस्तों से, तो वो कहते हैं कि केपीके में किसी को दूसरी बार भी हुकूमत नहीं मिली, इनको तीसरी दफा मिली है, ये कुछ कर रहे हैं, कुछ मकबूलियत है तो इसलिए वोट मिल रहे हैं। लेकिन हमारे पीटीआई के दोस्त यहाँ भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी को 10वीं दफा सिंध में मिल रहा है और अभी चौथी दफा मिला है। तो क्या पीपल्स पार्टी दुनिया पाकिस्तान की नंबर 1 जमात है? क्या पीपल्स पार्टी की जो गवर्नेंस है वो बेहतरीन रोल मॉडल है कि उनको सिंध में चौथी दफा इख्तिदार मुसलसल और सुन लें, 10वीं मर्तबा इलेक्शन जीतना these words are for you, not for me। नहीं, वो कह रहे हैं, please listen now जी carry on। जी अफरीदी साहब। जी, तो पीपल्स पार्टी को सिंध में अगर हुकूमत मिल रही है तो फिर पीटीआई वालों को ये इतराज नहीं होना चाहिए कि भाई पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी तो फिर बेहतरीन पार्टी है। जरदारी साहब एक विजनरी लीडर हैं, ऑनेस्ट हैं और बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इसलिए दलील बहुत ठीक है। लेकिन अफरीदी साहब वहां पे ये है, आप वोट की दलील को चलें या आप वोट की दलील को चलें कि जिसको वोट ज्यादा मिलेगा, वोट की ना कोर्ट की और ना ही जरदारी साहब की, और दलील एक्चुअली आपकी गवर्नेंस है और आपकी डिलीवरी है। आपने क्या डिलीवर किया? डेफिनेटली साहब बोले ना, आप क्या डिलीवर किया है, जिनकी आप एडवोकेसी कर रहे हैं, बहुत वाइज हैं आप। उनका मैंने पहले भी ये कहा है, ऊपर आ चुका हुआ। साहब ने अगर मुझे इनसे जरा पूछे ना कि क्या डिलीवर किया इनके लीडर ने, नलायक तरीन साबित हुआ। सबसे पहले को वो डुबोने पर सबसे पहले तो मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट आप नहीं, आपका ओ सॉरी, आपका उनसे ताल्लुक नहीं है। आप अभी वक्फे बाद ना बैठाता हूँ मैं उनको जिनका उनसे ताल्लुक है, आप बात अच्छा जी अपने आप बता दीजिए सर, अपने जो इन्होंने अफरीदी साहब ने जो बातें की हैं बहुत मबनी बर हकीकत, माकूल आदमी है वो, बहुत खूबसूरत और बड़ी फैक्चुअल बातें की हैं उन्होंने। और जिस तरह ख़ास तौर पर अब हम चूँकि मईशत से थोड़ा सा मैं बाहर आ जाऊँ, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही वो था, इसलिए मैं अभी तक उस पर ऊपर चल रहा था कि उसके बगैर हमें नहीं आ। लेकिन बेसिक बात वही है कि वहाँ पर भी आने के लिए पार्टियों का इकट्ठे होना जरूरी है, एक मजबूत हुकूमत का बनना, और एक ऐसी ख्वाहिशमंद वो हुकूमत हो कि जो 5 साल के लिए बने, 5 साल बनना रहना और वो डिलीवर कर सके, और डिलीवर कर सके। अब मेरा ख्याल है कि अगर डिलीवरी की बात करते हैं तो अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो डिलीवर हो जाएगा। कहीं ना कहीं मतलब यह है कि खुदा ने किया तो बेहतरी हो।
आप हमारे शरीके गुफ्तगू लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि जो नई हुकूमत बनने वाली है वो क्या इकोनॉमिक टर्न अराउंड दे सकेगी। तो उसमें एक बात हमारे माहिरीन ने ये साबित की कि कोई अकेली जमात इस लायक नहीं है अब जिस तरह के हालात बुरे हैं कि वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर कर सके। उसके लिए इज्तिमाई काविश की ज़रूरत है। फिर उसमें यह भी तय हुआ कि जो PTI और उनके लोग हैं वो क्योंकि नॉन कोऑपरेटिव और हर वक्त लड़ाई झगड़े में रहते हैं तो उनका तो नज़र आ रहा है कि वो शायद शामिल ना हो। हमें उनके बगैर ही मामलात को आगे लेके चलना होगा। तो आइए हम लियाकत अली साहब, तो PTI तो उसने तो बता दिया कि हम शामिल नहीं हो रहे। देखें जैसी भी ये मैंडेट हमारी कौम ने जो तमाम जमातों को दिया वो बड़ा मुनकसब, जी बिल्कुल ठीक है। उसके इवज जो गवर्नमेंट बनेगी वो तो कोएलिशन के बगैर बन ही नहीं सकती, ठीक है। कोई एक जमात नहीं बैठना चाहती, माशाल्लाह वो बैठे अपोजिशन में बैठे और अच्छी अपोजिशन तो होनी चाहिए ना। लेकिन पाशा साहब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी आनी है, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये इसका बाप जो है ना, आपकी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसके बाप जो है ना माशी तौर पे वो स्टेबल हो सकता है, जरूरी है। नाज साहब अब मेरी इस पर तो कंसेंसस हो गया ना कि कोई अकेली जमात पॉजिटिव हुकूमत। आई एग्री विद टू यू, व्हाई आई एम टॉकिंग बार बार। जी जी, जब एक बात कि जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। बेरोजगारी का खात्मा नहीं हो सकता, ये जो हम मर रहे हैं ना भूख से, ये ख़त्म नहीं हो सकती। अब जैसे कि सलीम साहब ने फरमाया, क्योंकि वो इकानमी को समझते हैं, वो FBR में रहे हैं और वो इन लुटेरों वडेरों की उन बातों को भी समझते हैं ये टैक्स कहाँ से बचाते हैं। चूंकि मैं सिंध में काफ़ी अरसा रहा, क्योंकि ये टैक्स कौम को नहीं देते। जब टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी हुक्मरान अब अवाम से या उन लोगों से कि जिनको टैक्स देना चाहिए उनसे टैक्स नहीं लेगा, ये कामयाब। क्योंकि अब ये क्या होता है कि नून लीग है, ये कहते हैं ये सनतकार सरमायादार ये वडेरे हमारे साथ हैं, हम इनसे टैक्स नहीं लेते। यू कैन सी कि ये अभी टैक्स जो लगना चाहिए ज़मींदारों पे लगा, वो टैक्स नहीं लगा जो कि लगना चाहिए। पहले वो ज़माना और था कि फसल कम होती, तो अब तो इतने ज़्यादा झाड़ है जिसकी इंतहा नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए एहसान नाज साहब, ये 9,200 अरब रुपए की जो टैक्स कलेक्शन है ये कहाँ से हो रही है? ये सनतकार टैक्स नहीं दे रहे, नहीं अगर लोग टैक्स नहीं दे रहे, मेरी 9,200 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन पाशा साहब मेरी बात सुनने, इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है, इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है अगर हमारा महकमों का सिस्टम और हम लोग। देखो मेरी बात सुनो, मैं एक गुजारिश करता हूँ, अब मार रोड है वहां पे नहीं, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते। जैसे मियां लियाकत साहब ने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, तो आप इसी पे बात कर रहा हूं। अगर मुझे आप करने का अगर मुझे करने का मौका दे तो मैं बात इसी पे कर रहा हूं। तो आप तो वही दरमियान में आ जाते हैं, बिस्मिल्लाह हम कहते हैं वेलकम, हम तो ये चाहते हैं कोई बात नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? सबसे बड़ी जो बात है ना, इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल के किरदार अदा करें और स्मूथली करें, वहां पे इस मामले में लड़ाई झगड़ा ना हो। जिस तरह आपने कहा ना कि शहबाज शरीफ ने कहा था या हमारे साथ काम कर लो, काम नहीं कर लो, तो अब अगर वो कहें तो वो ना करें तो देखा जाएगा। तो वो कह रहे हैं, बात तो सुनो, कह रहे हैं कि आओ भाई हुकूमत बन लेने दो, इतनी ठंडा करके खाओ, गरम गरम ना खाओ, मुंह जल जाएगा। क्योंकि अब वो बात नहीं रही। अगर मौलाना फजलुर रहमान से बात हो सकती है, यानी बाहर के, उसकी कितनी सीटें हैं? अगर शिरानी से हो सकती है, अगर वाहतुल मुस्लिमीन से हो सकती है, अगर सुन्नी इत्तेहाद से हो सकती है, तो बाकी जमातों से क्यों नहीं? इससे आप अंदाजा लगा लीजिए इमरान खान साहब का कि वो यानी एक 1.5 सीट वालों से मुज़ाकरात कर रहे हैं और जिन्होंने हुकूमत बनानी है, जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है, उनसे मिल नहीं रहे। इसकी बैकग्राउंड सुने ना कि ये चोर हैं। इमरान खान साहब मैं आपको एक गुजारिश करता हूं, अगर सुने तो आपको समझ आएगी। तो आप तो सुनते ही नहीं, तो समझना क्या आपने। मेरी गुजारिश ये है कि जिसको मैं कल तक कह रहा हूं ये चोर है,
और वो उन्होंने इसको चोर साबित कर दिया कि ये घड़ी चोर है। ये फिर जिन्होंने खरबों रुपए लूटे वो चोरी से वापस आ गए, अदालतों ने उनको फर्क कर दिया। पहले अदालतों ने उनको चोर बनाया, डाकू बनाया, डकैत बनाया, भागने वाला बनाया, हर चीज़ बनाया, उन्होंने फर्क कर दिया। अब मुझे ये बताएं, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस जो लगा हुआ था वो फारग हो गया कि नहीं हो गया? उन्होंने यही कहा जी एक अदालती कत्ल हुआ है, हम इस पे इमारत का है, बात खत्म होगी। अच्छा, अदालतें तो हमारी ये हैं। अब जिस चीज़ का जिक्र उन्होंने किया, अभी अदालत में एक केस लगा हुआ है इलेक्शन के बारे में। अब वो जिसने दरखास्त थी वो भाग गया है, उसको ढूंढ रहे हैं कि पकड़ो इसको, ये हमें एक तरीका मिल गया है कि इसके जरिए हम फारग हो। अफरीदी साहब, अब बच्चों बहुत खूबसूरत बात, आप बच्चों काबू आ गए हो, अब तो हम इस से नहीं कर सकते। ये तरीके इंसाफ अपोजिशन भी होगी, नून लीग और पीपल पार्टी जिनका पहले 6 महीने पहले मौद है, ये सारी नोरा कुश्ती इसमें कर रहे हैं, सारी बातें सारे पहले लेते हैं, सदर कौन होगा, सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। अच्छी बात है ना, मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लोगों की, ये अच्छी बात, लोगों के जमहूरियत में पहले चीजें तय नहीं होती। जमहूरियत में तो होता है कि जो लोगों को 6 माह पहले से, मैंने इसी फोरम पर मुख्तलिफ प्रोग्राम में कहा है कि नेक्स्ट सदर जरदारी होगा, ठीक है, स्पीकर उनका। बुराई क्या है? वो तो बुराई की मैं बात बता रहा हूँ। बुराई ये है कि लोगों को धूल ना डालें, क्यों कर रहे हैं आपस में मुज़ाकरात, बात खत्म हो गई। आओ भाई अफरीदी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की राह में सबसे बड़ी रुकावट आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि मैं असेंबली नहीं चलन देनी, और उनके रवैये पहले भी ये रहे हैं, मैं ना मानूं, मैं ना खेडांगा ना खेडन दियांगा। तो अब अगर इमरान खान साहब ये बात हम आपसे पहली दफा सुन रहे हैं कि उसने कहा असेंबली, उन्होंने कहा हम डट के अपोजिशन करेंगे। हाँ, तो वही मतलब है, चलन नहीं दिया। ये क्या मतलब? आप आ जाए अपोजिशन में। जी, मैं आपको अभी घंटा पहले की खबर दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है कि नहीं आ रही। जो चेयरमैन पीटीआई हैं गौहर अली, उन्होंने मुतालबा कर दिया इलेक्शन कमिश्नर से कि आप इस्तीफा दे दें। तो इससे पता चलता है कि कितनी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं वो बड़ी देर से कर रहे हैं जी। नहीं, नया वो बड़ी देर से कर रहे हैं, कमाल करते हैं आप जी। जब आपने इलेक्शन कमिश्नर को डाउटफुल कर दिया है, इसका मतलब इलेक्शन सही नहीं हुए, और जब इलेक्शन सही नहीं हुए तो जब इसकी आइंदा लेजिस्लेशन होगी वो कैसे सही होगी। और दूसरी बात, आपने ना छोटी छोटी पार्टियों से जो इत्तेहाद और बात वाली पीटीआई की, वो भी बड़ी सही की। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सर है मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा है कि इलेक्शन में धांधली हुई और खूब हुई है, लेकिन इसमें एक फनी और मजाका खेज बात यह है कि वो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन की धांधली पंजाब में हुई है या सिंध में हुई है, वो कह रहे हैं इलेक्शन की धांधली केपीके में हुई है, जहां पर पीटीआई जीती है। जी हाँ, जहां पे उनकी अब ये दोनों मिलके मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो इलेक्शन की धांधली आपने की है, पीटीआई ने की है धांधली। वो अब ये मिल के ये जाके अपोजिशन में दोनों बैठेंगे और ये तहरीक चलाएंगे। अब इनका हाल तो ये पोजीशन है। इस जगह में मैं आपको एक दुरुस्त कर दूं। उन्होंने अगर ये कहा है ना कि ये धांधली हुई है, उन्होंने बलूचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने सिंध से भी इलेक्शन लड़ा है, उन्होंने पंजाब से भी इलेक्शन लड़ा है। आप बात ये मत भूलें, अभी जो दोबारा जो गिनती हुई है ना, उसमें भी आजाद उम्मीदवार कुंडी जीता उसके बेटे से। तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल बात, क्योंकि बिलावल भुट्टो की सरदारी में भी इनका उम्मीदवार था। सर उनका खुद इंटरव्यू मैंने सुना है। हाँ। उसमें उन्होंने कहा कि धांधली कैसी हुई है कि पीएमएलएन जो 2018 में कहीं पे भी नहीं थी, उनको पंजाब हुकूमत मिली, उनको बलूचिस्तान मिलने वाला है वजीर आला, और उनको पीएमशिप मिलने वाला है। ये गिला किस पे करना चाहिए? ये तो इलेक्शन करवाने वालों पे और उन लोगों जो इक़्तिदार देते हैं जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। करो उनकी करो। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत मिली, बलूचिस्तान में कोalition बनने जा रहे, और आसिफ साहब जो है वो प्रेसिडेंट बनने वाले। एमक्यूएम जो है कराची में वापस अपनी सीटें ले ली। पीटीआई को पूरा केपीके स्वीप आपने करा दिया। वो ये खुद कह रहे हैं धांधली तो मेरे साथ हुई है। मैं केपीके में जो सीटें जीतता था, जो केपीके में मेरी हुकूमत थी, अकरम खान दुरानी साहब बनू से ये हार गए, डीआई खान से ये हार गए। और इंटरेस्टिंगली जब मैं यहां से पूछता हूं लोगों से कि भाई जो मौलाना साहब की बड़ी सीट थी डीआई खान की, अकरम दुरानी की बनू की सीट थी, अमीर हैदर होती जो मर्दान हमारे हल्के से, उन्होंने आज तक इलेक्शन नहीं हारा, वो पहली दफा हारे हैं इलेक्शन एमपी और एमएनए का। तो लोग मुझे जवाब
हैं कि ये जी इनके वोट नहीं थे, ये इमरान खान का वोट था। इन इमरान खान ने मौलाना को भी हराया, अकरम दुरानी को भी हराया, अमीर हैदर होती को भी हराया, परवेज खट्टक को भी। तो फिर मेरा सवाल होता है कि क्या इमरान खान जो है नूर आलम से कैसे हार गया पेशावर में? इमरान खान का अपना कैंडिडेट हो तैमूर झगड़ा, वो कैसे हार गया? वहां पे इमरान खान कहा गया। इसका मतलब है कि जहां भी आपको एक तरफ आप हो जाए, अगर धांधली हुई है तो ये फिर एक चतराल से कराची तक हुई है। पीटीआई की सीटें केपी में इतनी नहीं बनती थी जितनी नजर आ रही है, और मौलाना साहब यही कह रहे हैं। अब क्योंकि इलेक्शन हो गया है, अब ये राग अलापना हम खत्म कर दें, ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 और आके बैठे, मुल्क के लिए पॉलिसी लाइन बनाए और सब जो है मुल्क के लिए काम करें। ये ना कहेंगे जी इलेक्शन मुझे मौका दें। देखें अफरीदी साहब, मौका मिले कभी-कभी। नो डाउट जो आप फरमा रहे हैं दुरुस्त है। देखें एक बात तो ये है कि इंटरनेशनली हमारे इलेक्शन के ऊपर बड़ी उंगलियां उठी हैं, उसको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। दूसरा, मैंने 2-3 बार कभी अपनी ज़िंदगी में, मतलब बहुत पहले 2-3 बार मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहा। फार्म 45 उस वक्त भी था, आज भी है, और वो बड़ा ही मुकद्दम फार्म है, ठीक है, इन दी सेंस कि वो उससे रिजल्ट, अब तो और तरह के तरीके वारदात आ गए हैं, ईवीएम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक आ गया, एसएमएस आ गए। मैं उस वक्त भी ड्यूटी दी जब फिजिकली हम रिजल्ट लेके जाते थे, अपने रिटर्निंग अफसर को जमा करवाते थे। तब उस वक्त भी लोग अपने हलके में बैठे, जो एमपीए होता था उसका जो पोलिंग एजेंट होता था हमारे पास बैठा होता था, वो कहता था जी हमें फॉर्म दे। हम बाउंड थे एक कॉपी जो है ना उसको अटेस्टेड करके, सेम तरीका जो आज राइजुल वक्त है, उसी वक्त वो ले जाते थे। वो हम रिजल्ट अनाउंस होने से पहले उस सीट का, पर्टिकुलर एमएनए या एमपीए का रिजल्ट अनाउंस होने से पहले, चूंकि उस वक्त ईमानदारी से हर प्रिजाइडिंग अफसर से दिए जाते थे, शीट दी जाती थी फॉर्म 45 की, और वो जाके उनका बंदा बैठा होता था मैनुअली, और वो जमा तफरीक कर रहे थे 23 नंबर पोलिंग बूथ से इतने हमारे, इतने तीर के, इतने शेर के। लिहाजा रिटर्निंग अफसर से पहले वो सीट अनाउंस हो चुकी होती थी। आज भी वो फॉर्म 45 हैं, उनको लेके आप ये फार्म 45 सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। फार्म 45 किसने बताया लोगों को? जिसने भी, हमें तो किसी को पता ही नहीं था। नहीं, वो फॉर्म 45 तो देखे, मैंने कहा कि ये मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, प्रिजाइडिंग अफसर रहता रहा हूं 2-3 बार, तो उस वक्त भी ये यही थे, यही आज है। उसकी बेस पे हम अपना रिजल्ट कंपाइल कर सकते हैं। हाँ, जिस हल्के में, जैसे एमक्यूएम में, वहां पे इन्होंने किसी मुखालफ का पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठने नहीं दिया, ठीक है, वहां आप क्या करेंगे? वहां प्रॉब्लम है। जहां आपका पोलिंग एजेंट ही नहीं, पता नहीं अंदर आप जिसको मर्जी, जिसके मर्जी ठप्पे लगा लगे। और आपकी बात लियाकत अली साहब बहुत प्यारी है कि ये इस तरह के वाकयात हुए हैं और होते रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे प्रोसेस पे कांटा डाल दें। नहीं, इसमें मेरी एक गुजारिश है, जिस जगह पे किसी को डाउट है वो फार्म 45 के मुताबिक इकट्ठा करे और इलेक्शन कमीशन में जाए। अगर वहाँ रिजेक्ट होता है फिर वो ट्रिब्यूनल बने जाए। ना ही सड़कों पर आने की जरूरत है और ना शोर मचाने की जरूरत है। ठीक, बहुत अच्छी बाद में शोर मचाए तो ये कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में चाहे वेलकम, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो फिर ये पीटीआई वालों को आप कहें ना कि धरने ना दें। मैंने अपने प्रोग्रामों में कहा है भाई, मैं अब भी मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ कि ये आप जंग ईवानों में लड़े, कोर्ट में लड़े, इलेक्शन कमीशन में लड़े और प्रोसेस को आगे बढ़ने दें। और उन्होंने कहा है वापस इन बैठे बढ़ा रहे हैं, आप तो खाम खाम करता है। नहीं, वो कहते कुछ, उन्होंने कहा है नहीं, उन्होंने कहा है हम अपोजिशन में बैठेंगे। आप उनको अपोजिशन से भी भगा रहे हैं। हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा अब आपसे सवाल ये है कि ये हुकूमतें बन गई, अब सबसे अहम जो मसला, सबसे बड़ा मसला है वो IMF है। आप क्या देख रहे हैं सलीम अख्तर साहब कि IMF के पास अगर हम जाएंगे मार्च के बाद, अप्रैल में हमें फैसला करना होगा कि जाना है कि नहीं जाना, तो क्या हम IMF के पास जाके उसकी शराइत माने बगैर क्या हम मईशत में कोई बेहतरी ला सकेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि जो आपने फरमाया है कि IMF उसके बगैर हम बेहतरी ला सकेंगे, हम कतई नहीं ला सकते। ओके,
उसकी वजह ये है कि जब तक, यानी हम अक्सर पढ़ते हैं अखबारों में, सुनते हैं जी IMF का अम्ब्रेला, IMF की छतरी तले होगा। मुसीबत यह है कि आपको ना सऊदी अरेबिया कुछ देगा, ना UAE देगा, ना चाइना, कोई नहीं देगा। जब सबको हम नाराज कर चुके हैं। जब तक हम IMF की शराइत नहीं मानेंगे, और जब तक IMF उसमें वो देखिए वो $1 अरब देता है, बाकी आपको को 2 अरब सऊदिया दे रहा है, वो 2 अरब वो दे रहा है, चाइना दे रहा है, 4-5 अरब दे रहा है, लेकिन उसका $1 अरब लेने के लिए हमें ये बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। 13 रुपए कितने के आज बढ़ा दी? जी मैं अर्ज करने लगा हूँ ना जी, उसमें हमें गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ती हैं। उसमें इसका मतलब ये असलीम अख्तर साहब के IMF के पास जाए बगैर नई हुकूमत का बस नहीं है, बस नहीं है। लेकिन और IMF के पास जाके उसकी शराइत माननी पड़ेंगी, और सरे दस्त अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लियाकत अली साहब बिल्कुल दुरुस्त है जी, विदाउट IMF हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे कर्जों का बोझ इतना ज्यादा है कि हम और कर्जे लिए बगैर अपनी डेट सर्विसिंग नहीं कर सकते इन फ्यूचर। लिहाजा हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, और ये भी आपको मानना पड़ेगा IMF हमारा दुश्मन नहीं तो दोस्त भी नहीं है, क्योंकि उनके पास दूसरे लोगों के पैसे होते हैं। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे बंदे को उधार दें जो कल को वापस ना कर सके। जी जनाब, मैं इन अपने दोस्तों की बात से मुत्फिक हूँ। जब तक हमें IMF इमदाद नहीं देता, वो 1 अरब हो, 2 अरब हो, 4 अरब हो, उस वक्त तक हमारी कौम आगे रनिंग नहीं करती, दरवाजा नहीं खुलते। क्योंकि जैसे आपने कहा दोस्तों को हमने नाराज किया, वो दोस्त नहीं है जो IMF को देख के हमें पैसे दें। दोस्त तो वो होता है जो बेलाग बात करते हैं। देखे ना, हमने ये परेशानी में किया तो बात तो सुने, अब आप बात नहीं करने देते, कमाल करते हैं आप ना ये कहें। अब बात तो मुझे करने दें जी। नाराज किया जब आपने नाराज किया सऊदी अरब को, तुर्की को, चाइना को, सबको नाराज कर दिया अपनी घिनौनी हरकतों की। अब नवाज शरीफ का है जी मुझे सऊदी अरब का वफद मिलने है। सऊदी अरब के जो मैं वजारत खारजा, उन्होंने कहा हम मिलने ही कोई नहीं गए। ये झूठे लोग हैं, आप इनकी बातों में तो चाहे उसका नाम चाहे वो इमरान खान, कह रहा हूं कि इमरान खान ने पाकिस्तान अल्लाह के बंदे, मैं कहता हूँ हिसाब डाला है। मैं कहता हूँ इमरान खान, जरदारी, बिलावल भुट्टो और ये शरीफ खान, सारे ही पाकिस्तान के इन्होंने इकॉनमी को लूटा है, सबने मिलकर। और मैं ये कहता हूँ कि जिन उन्होंने IMF से कर्जे लिए, उनसे कर्जे वो लिए जाएं और उनको वापस किया जाए। इनकी जायदादें देखें, एवन फील्ड देखें, और बहुत जगह जहां भी चीजें उनको बेचकर। मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ जिन हुक्मरानों ने, उनमें इमरान खान भी है, नवाज शरीफ भी, ये सारे जिन्होंने मुल्क, मेरी मुंह में वो आपने ना डाले लफ्ज़, मेरे में डाले। मैं ये कहता हूँ जिन लोगों ने इस मुल्क की हुक्मरानों ने लूटा है, उनसे पैसे वापस करके, उनके तमाम जायदादें खत्म करके ये कर्जे वापस किए। साहब, हम प्रोग्राम के आखिर की तरफ जा रहे हैं। आपने हमारे शुरका की गुफ्तगू सुनी, तो क्या IMF के जाए बगैर, उसकी अम्ब्रेला, उसकी छतरी लिए बगैर क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर नहीं तो फिर क्या, जब हम IMF के साथ मुआहदा करेंगे तो फिर तो आवाम को आसानी नहीं मिलेगी? क्या कहते हैं आप? IMF जो $7 अरब है ना हमारे इस, और 24 करोड़ का मुल्क है, तो इस साइज के लिए 24 करोड़ के मुल्क के लिए आपको कम से कम जो रिजर्व चाहिए होते वो 60-70 अरब है। $7 अरब आपको श्रीलंका और मालदीव के लिए तो सही है, पाकिस्तान के लिए सही नहीं। तो IMF के पास तो जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे IMF पे सबसे बड़ा एतराज ये रहता है कि वो कहते हैं कि क्योंकि हमारे रिजर्व डिप्लीट होते हैं तो हमें रिजर्व में डॉलर देते हैं, पैसे देते हैं, तो डॉलर बढ़ाने का जो तरीका है वो एक्सपोर्ट बढ़ाना है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती आज तक कि IMF बिजली के रेट बढ़ा के, जब हमारे कमोडिटीज महंगी हो जाएगी, टेक्सटाइल, कपड़े बनाने या जो हम एक्सपोर्ट आइटम करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट फिर कैसे बढ़ेंगे? अगर हमने बिजली बढ़ा के हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो फिर हमारे एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगे? और जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे तो हमारे रिजर्व कैसे बिल्ड होंगे? तो ये तो मुझे ये वाला किरदार है IMF का, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो इसका मतलब ये है मंसूर अफरीदी साहब कि हम फिर ना ही समझे, नई हुकूमत अगर आ भी जाए, इत्तेहादी हुकूमत आ भी जाए, तो पब्लिक के मसाइल तो हल होने वाले नहीं है। वो तो मुश्किल है सर। मंसूर अफरीदी साहब, मैं यहाँ गुजारिश करूँ आपसे कि आज बिजली के रेट और बढ़ा दिए गए हैं। आज सुई गैस के आप रेट देखें
कि मैं जिस जगह डिफेंस में रहता हूँ, हमें पहले 250 रुपये बिल आता था, अब आज 6,000, 7,000, 8,000 रुपये बिल सुई गैस का आ रहा है। वैसे ना साहब आपको तो 20,000 आना चाहिए, आप अमीर आदमी हैं, आपसे लेने चाहिए पैसे। मैं ये नहीं कहता यार, मैं एक बात रूटीन की कर रहा हूँ, मुझसे 10 करोड़ ले ले, मुझे कोई बॉदर नहीं, नो प्रॉब्लम, मुल्क के लिए मैं देने के लिए मुल्क के लिए देने के लिए तैयार। अपने सलीम अख्तर साहब, जनाब लियाकत अली साहब, जनाब एहसान नाज साहब, जनाब मंसूर अफरीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हुए। नाजरीन, आपने हमारे भारी भरकम माहिरीन की गुफ्तगू सुनी और ये बात तय हो गई कि IMF के पास जाए बगैर नई हुकूमत का गुजारा नहीं। इमरान खान साहब सियासी एतमाद साजी है, वो नहीं होने देंगे, सियासी बहरान जारी रहेगा, मईशत में बेहतरी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। बाकी हमारा और हमारी आवाम का अल्लाह हाफिज़। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।